हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। पिछले पार्ट में हमने मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड रीजंस फॉर इन्वायरमेंटल क्राइसिस को डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। हाय, आई एम नाजमीन। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक। अब तक हमने इन्वायरमेंट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझा है। अब हम बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम को जो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बन चुकी है। इस प्रॉब्लम का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। अगर आप पिछले कुछ सालों की न्यूज़ देखें तो कहीं रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स देखने को मिलती हैं, कहीं ग्लेशियर्स रैपिडली मेल्ट हो रहे हैं और कहीं फ्लड्स और साइक्लोन्स पहले से ज़्यादा डेंजरस होते जा रहे हैं। ये सब हमें एक ही बात बताते हैं कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इसी प्रोसेस को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में लगातार इंक्रीज होना। इसका इफेक्ट सिर्फ अर्थ के टेम्परेचर पर ही नहीं पड़ता बल्कि ओशंस, ग्लेशियर्स, वेदर पैटर्न्स और पूरे क्लाइमेट सिस्टम को भी इम्पैक्ट करता है। अब सवाल आता है कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्यों है। इसका मेन रीज़न है एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की क्वांटिटी का बढ़ना। इन गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर और ओजोन शामिल हैं। नॉर्मली ये गैसेस अर्थ की हीट का कुछ हिस्सा ट्रैप करके अर्थ पर लाइफ के लिए सुइटेबल टेम्परेचर बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से अर्थ फ्रीजिंग पॉइंट पे नहीं जाता है। इसी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। लेकिन जब इन गैसेस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये ज़रूरत से ज़्यादा हीट को एटमॉस्फेयर में रोक लेती है। इस वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ने लगता है। अब देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस की क्वांटिटी बढ़ने की मेजर रीजंस क्या हैं। सबसे पहला रीज़न है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कोल, पेट्रोल और डीजल का यूज़ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स और व्हीकल्स में लार्ज स्केल पर हो रहा है। इनके कंबशन से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीज़न है। सेकेंड रीज़न है डिफॉरेस्ट्रेशन। ट्रीज नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जैसा कि हमें पता है। लेकिन जब फॉरेस्ट को कॉन्टिन्यूसली कट किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करने वाले ट्रीज कम हो जाते हैं। इससे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। थर्ड रीज़न है मीथेन गैस। ये गैस एनिमल वेस्ट और लाइव स्टॉक फार्मिंग से रिलीज होती है। स्पेशली कैटल प्रोडक्शन से मीथेन का एमिशन काफ़ी ज़्यादा होता है। और याद रखिए, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना ज़्यादा इफेक्टिव ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है, इसलिए इसका वार्मिंग इफेक्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स की। फर्स्ट है मेल्टिंग ऑफ आइस। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स और पोलर रीजन्स का आइस रैपिडली मेल्ट हो रहा है। इससे सी लेवल राइज होता है। अगर सी लेवल इसी तरह बढ़ता रहा तो जो लो लाइंग कोस्टल एरियाज और आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनको सबसे बड़ा डेंजर होगा। जैसे देखिए, मालदीव्स दुनिया के उन देशों में से एक है जिसे फ्यूचर में सी लेवल राइज की वजह से सीवियर फ्लडिंग और लैंड लॉस जैसे सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह तुवालू और किरिबाती जैसे आइलैंड नेशंस भी इस थ्रेट का सामना कर रहे हैं। अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई तो ये जो कंट्रीज़ हैं इनके कुछ एरियाज़ पानी में डूब सकते हैं और लोगों को, और वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको अपना घर छोड़कर दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ेगा। सेकेंड है नेचुरल डिज़ास्टर्स। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशंस का टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। वार्म ओशन वाटर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी वजह से साइक्लोन्स, हरिकेन्स और टाइफून्स पहले के कंपैरिजन में और भी पावरफुल बन जाते हैं। आपने हरिकेन कैटरीना जो कि यूएसए में था, साइक्लोन अम्फान और साइक्लोन फानी के बारे में ज़रूर सुना होगा। ऐसे डिज़ास्टर्स बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं और लोकल लोगों की लाइफ को बुरी तरह इफेक्ट कर देते हैं। ये ह्यूमन लाइफ के लिए भी बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होते हैं और मटेरियल जो होते हैं उनके लिए भी। थर्ड है ट्रॉपिकल डिजीजेस। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट सिर्फ क्लाइमेट चेंज पर ही नहीं है बल्कि ह्यूमन हेल्थ पर भी पड़ता है। जब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों बढ़ते हैं तो मॉस्किटोज और डिजीज कैरिंग इंसेक्ट्स के लिए सर्वाइव करना और रिप्रोड्यूस करना आसान हो जाता है। इसी वजह से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और कॉलेरा जैसे डिजीजेस का स्प्रेड पहले से ज़्यादा एरियाज तक पहुंचने लगा है और इनके केसेस भी पहले से ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं। नंबर फोर्थ है इफेक्ट ऑन एनिमल्स। क्लाइमेट चेंज की वजह से हज़ारों स्पीसीज अपना नेचुरल हैबिटेट लूज़ कर रही हैं। पोलर बियर्स, पेंगुइन्स और कई दूसरे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए सर्वाइवल मुश्किल होता जा रहा है। अगर क्लाइमेट इसी तरह चेंज होता रहा तो कई स्पीशीज़ फ्यूचर में एक्सटिंक्ट भी हो सकती हैं। नंबर फिफ्थ है इफेक्ट ऑन सीजन्स। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सीजनल साइकिल ग्रेजुअली डिस्टर्ब हो रहा है। समर्स पहले से ज़्यादा लॉन्ग और हॉट और ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, जबकि विंटर्स पहले के कंपैरिजन में शॉर्ट और थोड़े कम ठंडे हो रहे हैं।
इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज और ह्यूमन लाइफ पर भी पड़ता है। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग को सिर्फ एक इन्वायरमेंटल इशू नहीं बल्कि ह्यूमन सर्वाइवल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ एक ग्लोबल चैलेंज हम मान चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब तक हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा है, अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इशू की जिसे ओजोन लेयर डिप्लीशन कहते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ओजोन लेयर होती क्या है। अर्थ के एटमॉस्फेयर को कई लेयर्स में डिवाइड किया गया है। इन्हीं में से एक लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, जो अर्थ की सरफेस से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की हाइट पर होती है। इसी स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन गैस की एक प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होती है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। इस लेयर का सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि सन से आने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज यूवी रेज है वो उसको एब्जॉर्ब करती हैं। अगर ये हार्मफुल यूवी रेज सीधा अर्थ तक पहुंच जाएं तो ये ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स सभी के लिए बहुत डेंजरस हो सकती हैं। इसी वजह से ओजोन लेयर को अर्थ की प्रोटेक्टिव शील्ड भी कहा जाता है। अब सवाल आता है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में देखेंगे, ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब है कि ओजोन लेयर का धीरे धीरे पतला होना या उसका डैमेज होना। जब एटमॉस्फेयर में ओजोन की क्वांटिटी कम होने लगती है तो ज़्यादा यूवी रेज अर्थ की सरफेस तक पहुंचने लगती हैं। इसी वजह से उसको बोला जाता है कि ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। आपने कभी ओजोन होल के बारे में भी ज़रूर सुना होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि ओजोन लेयर में सच में कोई बहुत बड़ा सुराख हो गया है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। हुआ क्या था कि दरअसल 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर साइंटिस्ट ने ओजोन लेयर का एक बहुत पतला एरिया डिस्कवर किया था जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में ओजोन होल कहते हैं। ये कोई असली होल या सुराख नहीं था बल्कि एक ऐसा रीजन था जहां ओजोन की क्वांटिटी बहुत कम हो चुकी थी। इसी डिस्कवरी के बाद पूरी दुनिया में ओजोन लेयर को बचाने के लिए सीरियस एफर्ट्स शुरू किए गए। अब देखते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीशन होता क्यों है। देखिए, इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है ना वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs। ये केमिकल्स पहले एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, एरोजोल स्प्रेज और कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। इसके अलावा हेलॉन्स जो फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ होते थे और ब्रोमाइन कंपाउंड्स भी ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। कुछ हद तक नाइट्रोजन ऑक्साइड भी ओजोन डिप्लीशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा जो फोकस करते हैं वो है CFC। ठीक है, जब CFC एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं तो धीरे धीरे स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाते हैं। वहां सन की यूवी रेज ने इन CFC मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती हैं और क्लोरीन एटम्स रिलीज होते हैं। यही क्लोरीन एटम्स ओजोन गैस के साथ रिएक्शन करके उसे तोड़ देते हैं। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि ये एक क्लोरीन एटम लगभग 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसी वजह से ओजोन लेयर धीरे धीरे पतली होने लगती है। अब देखिए, बात कर लेते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन के हार्मफुल इफेक्ट्स की। नंबर फर्स्ट पे है हार्मफुल यूवी रेडिएशन। जब ओजोन लेयर पतली हो जाती है तो ज़्यादा यूवी रेज अर्थ की सरफेस तक पहुंचते हैं। ये यूवी रेज लिविंग ऑर्गेनिज्म के DNA को डैमेज कर सकती है, जिसकी वजह से हेल्थ और इन्वायरमेंट दोनों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। सेकेंड है स्किन केयर एंड आई प्रॉब्लम्स। एक्सेसिव यूवी रेडिएशंस के कांटेक्ट में आने से स्किन कैंसर, सनबर्न, प्रीमेच्योर स्किन एजिंग और आंखों में कैटरेक्ट जैसी डिजीजेस का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। इसके अलावा ह्यूमन इम्यून सिस्टम भी वीक हो सकता है। नंबर थर्ड है इफेक्ट्स ऑन मरीन इकोसिस्टम। यूवी रेडिएशन समुद्र में पाए जाने वाले फाइटोप्लैंक्टन को भी डैमेज करती है। फाइटोप्लैंक्टन जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ओशंस और लेक्स में पाए जाते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और मैरीन फूड चेन का बेस बन जाते हैं। ठीक है, अगर यूवी रेडिएशन की वजह से फाइटोप्लैंक्टन की क्वांटिटी कम हो जाए ना तो मछलियों, जितने भी फिशेस हैं और जो दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है ना, उनके लिए फूड की कमी हो सकती है। इससे पूरा मैरीन इकोसिस्टम इफेक्टेड हो जाता है। नंबर फोर्थ है इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स एंड क्रॉप्स। एक्सेसिव यूवी रेडिएशन क्रॉप्स और दूसरे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को भी डैमेज करती है। ये प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसको स्लो कर देती है, लीव्स को डैमेज कर सकती है और उनकी ग्रोथ को रिड्यूस कर देती है। इसका सीधा इफेक्ट जो है ना वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और क्रॉप यील्ड पर पड़ता है। नंबर फिफ्थ है इम्पैक्ट ऑन एनिमल्स एंड ह्यूमन लाइफ। ओजोन लेयर की डिप्लेशन का इफेक्ट सिर्फ ह्यूमंस पर ही नहीं बल्कि एनिमल्स पर भी पड़ता है। यूवी रेडिएशन की वजह से वाइल्ड लाइफ भी इफेक्टेड होती है और बायोडाइवर्सिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इसीलिए ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए CFC और दूसरे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का यूज़ कम करना और इन्वायरमेंट फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए दुनिया के देशों ने मिलकर एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट किया था जिसे हम क्या नाम से जानते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। चलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं।
अभी जो हमने ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में पढ़ा और ये समझा कि सीएफसीज और दूसरे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की वजह से ओजोन लेयर को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा था। इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए दुनिया ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की शुरुआत की। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है। इस ट्रीटी के थ्रू दुनिया के देशों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि ओजोन लेयर को डैमेज करने वाले केमिकल्स जैसे कि सीएफसी, हेलोन और दूसरे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन और कंजप्शन धीरे धीरे कम किया जाएगा और फिर कंप्लीटली इसे हटा दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये प्रोटोकॉल कब शुरू हुआ। 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल सिटी में इस प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया। इसी वजह से इसका नाम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रखा गया। ये ऑफिशियली 1 जनवरी 1989 से इम्प्लीमेंट हुआ। इस प्रोटोकॉल की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 1985 में, जैसा कि हमने देखा था, जो मैं बताया गया था कि 1985 में एंटार्क्टिका के ऊपर ओजोन लेयर की बहुत ज़्यादा डिप्लीशन ऑब्जर्व किया गया, जिसे सिंपल लैंग्वेज में ओजोन होल कहा गया। इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया कि अगर जल्दी एक्शन नहीं लिया गया तो हार्मफुल यूवी रेज सीधे अर्थ तक पहुंचने लगेंगी और ह्यूमन हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी और एग्रीकल्चर सब पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसी कंसर्न को देखते हुए दुनिया के सभी देशों ने मिलकर, मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज है उसने मिलकर ओजोन लेयर को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट किया। आज के टाइम में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दुनिया की सबसे सक्सेसफुल इन्वायरमेंटल ट्रीटीज़ में से एक मानी जाती है। इसमें लगभग 198 जो कंट्रीज़ हैं वो शामिल हैं, यानी यूनाइटेड नेशंस के लगभग सभी कंट्रीज़ इस एग्रीमेंट का हिस्सा बन चुकी हैं। अब बात करते हैं इसमें इंडिया का क्या इंस्टेंस है। इंडिया ने वियना कन्वेंशन को 18 मार्च 1991 को एक्सेप्ट किया और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 19 जून 1992 को अडॉप्ट किया। इसी दिन इंडिया ने लंदन अमेंडमेंट को भी एक्सेप्ट किया। बाद में इंडिया ने कोपेनहेगन अमेंडमेंट, मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट, बीजिंग अमेंडमेंट और किगाली अमेंडमेंट को भी अडॉप्ट किया। अब सवाल आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कंट्रीज़ को करना था क्या, स्टेप्स लेने थे। देखिए, जो जितने भी मेंबर कंट्रीज़ थे ना, वो उन्होंने ये एग्रीमेंट किया कि फर्स्ट सीएफसी और जो दूसरे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है ना, उनका प्रोडक्शन और कंजप्शन धीरे धीरे कम किया जाएगा। सेकंड है कि ये जो हार्मफुल केमिकल्स है ना, उनकी जगह इन्वायरमेंट फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स को बढ़ावा दिया जाएगा। थर्ड है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को नए टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट करने के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस भी दी जाएगी। नेक्स्ट है, हर कंट्री अपनी प्रोग्रेस की रेगुलर रिपोर्टिंग करेगी और इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करेगी। अब बात करते हैं लंदन अमेंडमेंट की, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद मेंबर कंट्रीज़ की मीटिंग लंदन, यूनाइटेड किंगडम में 27 से 29 जून 1990 को हुई। इस मीटिंग में लंदन अमेंडमेंट अडॉप्ट किया गया। इस अमेंडमेंट के थ्रू और भी हार्मफुल केमिकल्स को कंट्रोल लिस्ट में ऐड किया गया और ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया। ये अमेंडमेंट 10 अगस्त 1992 से इफेक्टिव हुआ। आज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से दुनिया भर में सीएफसीज का यूज़ बहुत हद तक कम हो चुका है और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ओजोन लेयर धीरे धीरे रिकवर भी हो रही है। इसी वजह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का एक हिस्टोरिक सक्सेस स्टोरी माना जाता है। मैंने यहाँ बस वियना कन्वेंशन के बारे में भी बताया है। इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से सीधा कनेक्शन है, भले भी आपको डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, बट ये इवेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा इसका रफ आइडिया ले लेते हैं। वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दो अलग अलग एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर को 1985 में बनाया गया था। इसका एम था कि दुनिया के सभी देश मिलकर ओजोन लेयर पर रिसर्च करें, इंफॉर्मेशन शेयर करें और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपरेशन बढ़ाएं। लेकिन इसमें सीएफसीज जैसे केमिकल्स को बैन करना या फेज आउट करने का कोई रूल अभी तक नहीं था। इसके बाद महसूस हुआ कि सिर्फ कॉपरेशन से काम नहीं चलेगा, इसलिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को बनाया गया। इस प्रोटोकॉल में पहली बार ये तय किया गया कि सीएफसीज और दूसरे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन और कंजप्शन ग्रेजुअली कम करके हटा दिया जाएगा, फिर धीरे धीरे उसको। इंडिया का इसमें क्या कनेक्शन है ये भी देख लीजिए। इंडिया ने 18 मार्च 1991 को वियना कन्वेंशन को एक्सेप्ट किया। इसका मतलब था कि इंडिया ने ऑफिशियली ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए इंटरनेशनल कॉपरेशन में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। उसके बाद 19 जून 1992 को इंडिया ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को भी एक्सेप्ट किया, जिसके बाद इंडिया ने सीएफसीज और दूसरे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेज आउट करने की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली।
देखिए एक आसान तरीका है इसको याद रखने का कि वियना कन्वेंशन कब हुआ था, 1985। ये प्रॉब्लम्स को समझाने और कंट्रीज़ को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए था। सेकेंड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसमें बाइंडिंग रूल्स बनाए गए। इंडिया ने वियना कन्वेंशन 18 मार्च 1991 को अडॉप्ट किया, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 19 जून 1992 में अपनाया। ठीक है, और यहीं आपका पार्ट 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरनमेंट, कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड मेजर्स टू कंट्रोल इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के बारे में। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में वेरी सून। टिल देन कीप लर्निंग।